अब हम देखेंगे आइसोटोप्स। ठीक है। The atomic number is a fundamental property of an element and its chemical identity. अब देखो, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं हम? एटॉमिक नंबर के लिए हमारे पास सिंबल है Z, बराबर। अब एटॉमिक नंबर क्या रहता है? एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या रहता है? Number of protons ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। के अंदर. या एटॉमिक नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कहाँ मौजूद होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में। तो एटॉमिक नंबर वो किसी भी एलिमेंट यानी मूल द्रव्य की क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और उसकी वो क्या है? केमिकल आइडेंटिटी, यानी उसका रासायनिक पहचान है वो, है ना। Some elements in nature have atoms with same atomic number but different mass number. हम कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं नेचर एंड निसर्ग के अंदर कि जिनके एटम जो है उनका एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम है, बट मास नंबर कैसा है? डिफरेंट है। ऐसे भी है। Such atoms of the same element having different mass number are called isotopes. इसलिए सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनको डिफरेंट मास नंबर रहेगा उसको क्या कहने का? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी ये इस किस्म के एक ही एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट बदल रहा है क्या? नहीं। तो एलिमेंट नहीं बदल रहा, तो लेकिन उसका क्या बदल रहा है? मास नंबर बदल रहा है। क्या बदल रहा है? मास नंबर. और देखो, अब एटॉमिक नंबर बदल रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या बदल नहीं रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बदलेंगी, उसमें किसकी संख्या बदलेंगी? न्यूट्रॉन की। किसकी संख्या बदलेंगी? न्यूट्रॉन की। इसका मतलब मास नंबर अगर डिफरेंट है सेम एलिमेंट का, तो उन सबको क्या कहा जाएगा? आइसोटोप्स। For example, carbon has 3 isotopes, namely C12, C13 and C14. अब देखो, हम सीधा चार्ट की तरफ जाएंगे। ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। पहले का मास नंबर कितना है? 12। पहले का, दूसरे का 13 और तीसरे का 14। अब देखो, C12 का मास नंबर है 12, C13 का है 13 और C14 का मास नंबर 14। जैसे कि ऑलरेडी बताया मैं, इसमें जो एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन नंबर है वो चेंज होगा क्या? तीनों कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है। वो कितना है? 6। लेकिन जो न्यूट्रॉन के नंबर से, देखो मास, एटॉमिक मास नंबर अलग है, इसका मतलब न्यूट्रॉन अलग है। तो न्यूट्रॉन के नंबर देखो, C12 में कितने न्यूट्रॉन है? 6, C13 में 7 और C14 में 8। इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट है, कार्बन के 3 अलग अलग मास नंबर वाले एलिमेंट्स हमें मिले, इसलिए ये तीनों को क्या कहा जाएगा? आइसोटोप्स। इसलिए हम कह सकते कि एक ही एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उन्हें क्या कहा जाएगा? आइसोटोप्स। The mass number of isotopes is also represented by another method as 12C, 13C and 14C. देखो, एक सुपरस्क्रिप्ट रहता है, एक सबस्क्रिप्ट रहता है। तो ऊपर की तरफ अगर लिखते हैं हम, तो ये आइसोटॉप्स लिखने की एक मेथड है, बराबर। अब आगे आइसोटॉप्स में जो है प्रोटॉन नंबर कैसे रहते हैं? सेम, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर कैसे होते हैं? डिफरेंट। जैसे कि अभी हमने चार्ट में देखा, ये जो तीनों आइसोटॉप्स है इसमें प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर क्या है? डिफरेंट, बराबर। और आपको तो पता है जो मास नंबर होता है ये किसकी एडिशन होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे कि ये कार्बन 12, जब इसमें 12 मास नंबर है ना, तो देखो ये 6 और ये 6, ये दोनों की एडिशन कितनी होती है? 12। आ गया C12। यानी इसकी किसी बेरीज करें अपन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बेरीज करते हैं तो क्या मिलता है? मास नंबर। C13 में देखो, 6 प्रोटॉन में आप क्या करो? 7 न्यूट्रॉन ऐड कर दो, कितना होगा? 13 है उसका मास नंबर। वैसे C14 में 6 में 8 ऐड करो, कितना आएगा? 14। आ गया मास नंबर। तो कुल मिलाकर आपके समझ में आया कि मास नंबर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या होती है? बेरीज होती है। और आइसोटॉप्स जो अपनी मेन कंसेप्ट है, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कौन सी?
कि एटॉमिक नंबर कैसा होता है, Same. सेम, लेकिन मास नंबर different, डिफरेंट। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, उनमें प्रोटॉन नंबर कैसे होते हैं, same. सेम, और न्यूट्रॉन नंबर कैसे होते हैं, डिफरेंट। Hydrogen has 3 isotopes. अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, They have सेपरेट। separate names: hydrogen, deuterium, and tritium. अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड Tritium. ट्रिटियम। तो अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये पहला वाला जो लिखा ये कौन है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर कितना है, 1। अब आपको याद रखना है जिस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन कितने मौजूद है, 1, लेकिन न्यूट्रॉन 0। आ रहा समझ में, ये अकेला एलिमेंट्स है जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, अब्सेंट है। न्यूट्रॉन कितने, 0। वो है हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप्स। दूसरा जो आइसोटॉप है वो कौन सा था, ड्यूटेरियम। उसको कैसे लिखेंगे हम, एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 2, और मास नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है। उसके बाद हम ट्रिटियम जो है इसको कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है। आ रहा समझ। अब वैसे ही इंफॉर्मेशन हम क्लोरीन की लिख सकते हैं। क्लोरीन में देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 17. क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स है, 2। एक का मास नंबर है 35, दूसरे का है 37। देखो ये आइसोटॉप्स आपको ये तो मेथड में इसके पहले भी सिखाया, जो नीचे रहता लिखे वाला वो क्या रहता, एटॉमिक नंबर, यानी क्या रहता वो Z, और जो ऊपर लिखे वाला रहता वो रहता एटॉमिक मास नंबर, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बेरीज है। अब ब्रो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, हाँ, ये यहाँ जो रहते ना वही अंक यहाँ लिखने का। हाँ, एटॉमिक नंबर कितना है, 17, इसलिए प्रोटॉन कितने हैं, 17। अब न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या मालूम है क्या, आपको जो मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन के नंबर क्या करने हैं, माइनस, यानी 35 में से 17 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा, 18। यानी क्लोरीन 35, इस आइसोटोप्स में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 18। उसके बाद क्लोरीन 17, हाँ 37 नंबर का जो मास नंबर है वो आइसोटॉप्स, इसमें अगर देखेंगे हम, आपको बताया मैं नीचे क्या रहता है लिखे वाला, प्रोटॉन नंबर बराबर Z एटॉमिक नंबर, इसलिए प्रोटॉन की संख्या बदलेंगी क्या, नहीं। फिर 37 में से 17 अगर सब्सट्रैक्ट करें तो न्यूट्रॉन कुल मिला के कितने हैं, 20। आगे समझ में आइसोटोप्स। उसके बाद उसके कोई इस्तेमाल है आइसोटोप्स के, वो हम देखेंगे। Isotopes of some elements are radioactive. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव यानी क्या, इनमें से कंटिन्यूसली इमिट होता है, यानी जैसे कि थोड़ा थोड़ा उसका जो हिस्सा है वो कम होते रहता। समझ में आ रहा है आपको, समझो एक चीज़ है वो 100% है और उसमें से कुछ इमिट होगा तो धीरे धीरे उसका परसेंटेज क्या होगा, कम होगा, यानी उस एलिमेंट्स को क्या बोलने का, रेडियो एक्टिव। किरणोत्सर्ग यानी उसमें से कुछ किरण बाहर पड़ रहे हैं सतह से। They are used in various fields such as industry, एग्रीकल्चर, medicine, research field. अब इसका आइसोटोप्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज अलग अलग कारखानों में होता है, एग्रीकल्चर खेती में होता है, उसके बाद मेडिसिन जो फार्मेसी है उसमें भी होता है, और रिसर्च यानी जो संशोधन क्षेत्र है उसमें भी होता है। यूरेनियम 235 is used for nuclear fission and production of electricity. अब यूरेनियम का एक आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 235। उसका इस्तेमाल किस में होता है, न्यूक्लियर फिजन। अब आगे हम 2 प्रकार के टाइप देखेंगे, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, उसमें से यूरेनियम में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। हाँ, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते, जो अणु ऊर्जा रहती ना, एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी होती है
वो एटॉमिक एनर्जी हम यूरेनियम से ऑब्टेन कर सकते हैं, या हम आगे सीखेंगे। Some radioactive isotopes like कोबाल्ट 60 cobalt 60 are used in the medical treatment of fatal disease like cancer. अब कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें फटल डिसीज़ कहा जाता है, जिसकी वजह से डेथ आ सकती है, जैसे कि कैंसर। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कोबाल्ट 60, ये उसका मास नंबर है। तो ये आइसोटॉप्स का इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट में किया जाता है कैंसर डिसीज़ के लिए। कैंसर हमने इसके पहले स्टडी करे वाला है। Iodine 131 is used in the treatment of goiter disease of थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड का प्रेजेंट है हमारे थ्रोट के अंदर, ये जो घसा का हिस्सा रहता है ना अपना गले का, वहाँ पर। तो एक मराठी में इसे गलगंड बोलते हैं, ग्वाइटर, जैसे गले को सूज आना। तो ये जो ग्वाइटर है, इसका ट्रीटमेंट के लिए एक आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता, उसका नाम है आयोडीन 131। ओके। The radioactive isotopes are used for detection of cracks in the leakage in the underground pipes. Example sodium 24. अब कुछ आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम जो अंडरग्राउंड पाइप रहते ना ज़मीन के अंदर, उसके अंदर कोई क्रैक रहा या लीकेज रहा, उसको अगर ढूंढना है तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद ले सकते हैं। फिर वो कौन सा है? सोडियम 24। सोडियम का जनरल आपको पता है कि जो एटॉमिक मास नंबर है वो 23 होता है, लेकिन सोडियम का और एक आइसोटॉप्स है जिसका एटॉमिक मास कितना है? 24। तो इसका इस्तेमाल क्रैक्स जो होते हैं पाइप के अंदर, वो ढूंढने के लिए होता है। Radioactive isotopes are used for food prevention from प्रिजर्वेशन। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है ना, तो अपन को मालूम है जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं? फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, फूड खराब हो जाता। और इसलिए अगर फूड को प्रिजर्व करना है, ज़्यादा समय तक अगर टिका के रखना है, तो उसलिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता। The radioactive isotope C14 is used for determining the age of archaeological object. अब कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऐसे हैं जैसे कि C14, कार्बन का 14 नंबर का आइसोटॉप्स। कार्बन के कितने आइसोटॉप देखे हमने? 3, C12, C13, C14। इसमें C14 जो है ना, तो ये क्या करता? आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का एज, यानी डायनासोर है, डायनासोर के अगर फॉसिल्स मिल गए, अवशेष ज़मीन के अंदर, तो ये कितने साल पुराने हैं, या ज़मीन के अंदर कोई भी चीज़ मिली वो कितने साल पुरानी है। तो ये किस पे से? C14, कोई सी भी चीज़ यानी डेड ऑर्गेनिज्म, फिर वो एनिमल हो, प्लांट हो। तो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता मैं। C14 जो है ना, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड। अब ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है ना, इसका एक वैशिष्ट्य है, ये एक शास्त्रज्ञ ने ढूंढी वाली मेथड है। उस शास्त्रज्ञ का नाम है विलार्ड लीबी। क्या है? विलार्ड लीबी। तो विलार्ड लीबी जो है, इन्होंने ये कार्बन डेटिंग मेथड ढूंढ कर निकाली है। और इस रेडियो कार्बन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का एज निकाल सकते हो, कितने साल पुरानी है। तो कुल मिलाकर ये आइसोटॉप का इस्तेमाल